नमस्ते। आज हम सब एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। सोचिए, हजारों साल का भारतीय इतिहास, और उसे हमें समझना है बस कुछ ही मिनटों में। ये एक बड़ी चुनौती है ना? पर चलिए देखते हैं कि भारत का ये शानदार अतीत कैसे हमारे आज और आने वाले कल को एक नई दिशा देता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर हमें हजारों साल पहले की बातें पता कैसे चलती हैं? मतलब कोई बताने के लिए तो था नहीं, सही कहा ना? इसी सवाल का जवाब हमारी पूरी कहानी की नींव रखेगा। तो चलिए खोलते हैं इतिहास के पन्नों को। पता है, इतिहासकार भी एक तरह से जासूस ही होते हैं। वो पुराने जमाने के सुरागों को जोड़ जोड़ कर एक पूरी कहानी तैयार करते हैं कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। अच्छा, तो ये सुराग मिलते कहाँ से हैं? देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़े सोर्स हैं। पहला तो है आर्कियोलॉजिकल सबूत, मतलब वो चीजें जो जमीन की खुदाई में मिलती हैं, जैसे पुराने सिक्के, औजार या फिर टूटी फूटी इमारतें। दूसरा सोर्स है लिटरेचर, यानी उस जमाने की किताबें और ग्रंथ, जैसे हमारे वेद और पुराण। और तीसरा, जो बहुत मजेदार है, वो हैं विदेशी यात्रियों के लिखे हुए किस्से। सोचिए, मेगास्थनीज जैसे लोग यहाँ आए, जो देखा उसे अपनी किताबों में लिख दिया। जब इन सब टुकड़ों को हम एक साथ जोड़ते हैं, तब जाकर उस दौर की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने बनती है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि इतिहास पता कैसे चलता है, तो चलिए कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम उस दौर में चलते हैं जब भारत में ना 2 बहुत बड़ी चीजें एक साथ हो रही थी। एक तरफ तो जबरदस्त नए नए आइडियाज आ रहे थे, और दूसरी तरफ पहली बार पूरे देश को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौर में महावीर और बुद्ध जैसे महान विचारक सामने आए, और उन्होंने एक जबरदस्त आइडिया दिया, अहिंसा। मतलब किसी भी जीव को तकलीफ नहीं पहुंचाना। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी, ये जीने का एक बिल्कुल नया तरीका था, जिसने भारतीय सोच पर, हमारे समाज पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी, जो आज तक कायम है। और देखिए, एक तरफ जहां ये नए विचार पनप रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी बदल रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का पहला बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, मौर्य साम्राज्य। लेकिन इस साम्राज्य के सबसे जाने माने राजा हुए अशोक, और उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया कलिंग की लड़ाई के बाद। एक ऐसी भयानक जंग जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अशोक के पत्थरों पर लिखे संदेशों में से एक ये कहता है, सभी लोग मेरी संतान हैं। सोचिए, एक राजा अपनी प्रजा को अपने बच्चे कह रहा है। यही उनकी धम्म की नीति थी। धम्म का मतलब कोई कर्मकांड या पूजा पाठ नहीं था, बल्कि लोगों की भलाई करना, बड़ों का सम्मान करना और हर धर्म की इज्जत करना था। यह शायद इतिहास में पहली बार था जब एक राजा ने तलवार छोड़कर अपने प्रजा की भलाई को ही अपनी सबसे बड़ी जीत माना। तो मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ? चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में एक नया गोल्डन एज यानी सुनहरा दौर कैसे आया, और कैसे नई ताकतों ने मिलकर एक बिल्कुल नई मिलीजुली संस्कृति को जन्म दिया। देखिए, मौर्य साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद भारत में शुंग और कुषाण जैसे कई छोटे छोटे राजवंश उभरे, और इसी उथल-पुथल के बीच से एक नए, बहुत ताकतवर साम्राज्य के लिए जमीन तैयार हुई। नाम था गुप्त साम्राज्य, और इसने भारत के इतिहास में एक बिल्कुल नया पन्ना जोड़ा। गुप्त काल को भारत का गोल्डन एज कहते हैं। और क्यों कहते हैं, ये जानना तो वाकई कमाल का है। अरे, इसी समय विज्ञान, कला, लिटरेचर सब कुछ अपनी बुलंदी पर था। जरा सोचिए, जीरो यानी शून्य, उसका कॉन्सेप्ट यहीं से आया। आज की पूरी टेक्नोलॉजी इसी जीरो पर टिकी है। आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिकों ने दुनिया को बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और कालिदास के शानदार नाटक और कविताएं, वो भी इसी दौर की देन है। अच्छा, एक मजेदार तुलना करते हैं। अगर हम गुप्त साम्राज्य को देखें और फिर सदियों बाद आए मुगल साम्राज्य को, तो हमें पता चलता है कि भारत की पहचान कैसे लगातार बदलती रही। जहां गुप्त काल की पहचान थी विज्ञान और एडमिनिस्ट्रेशन, वहीं मुगलों ने, जो मध्य एशिया से आए थे, कला और आर्किटेक्चर को एक नए ही लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने भारतीय और फारसी स्टाइल का ऐसा मेल बनाया जो आज भी हमें हैरान कर देता है। और अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो सब कुछ बदल देगा। अब एंट्री होती है यूरोपीय ताकतों की। वो लोग जो सिर्फ मसालों का व्यापार करने आए थे, वो धीरे धीरे, पता भी नहीं चला कब, यहाँ के शासक बन बैठे। हाँ, पर यह बदलाव कोई एक रात में नहीं हुआ। नहीं, इसमें करीब 250 साल लगे। पहले वो व्यापारी बनकर आए, फिर धीरे धीरे जमीन पर कब्जा करने लगे, और 1857 की क्रांति के बाद तो खेल ही पलट गया। अब राज किसी कंपनी का नहीं था, बल्कि सीधे ब्रिटिश सरकार का था। ये जो चार्ट है, ये पूरी कहानी को एक नज़र में बता देता है।
देखिए कैसे भारतीय शासकों का कंट्रोल घटता गया और ब्रिटिश हुकूमत का शिकंजा कसता चला गया। और बस यहीं से हमारी कहानी का सबसे अहम और आखिरी पड़ाव शुरू होता है। और अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के उस हिस्से में जो शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना है, लेकिन सबसे ज्यादा जज्बाती भी। भारत की आज़ादी की लंबी लड़ाई, ये उन सदियों के संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियों का नतीजा थी। आज़ादी की इस लड़ाई को समझने के लिए ये टाइमलाइन बहुत काम की है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1857 के गदर से, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी जिसने इसे एक ऑर्गेनाइज्ड शक्ल दी। फिर 1915 में गांधी जी भारत लौटे और उसके बाद तो सब कुछ बदल गया। और आखिर में 1947 आज़ाद। तो इस लंबी लड़ाई की जो पहली बड़ी चिंगारी थी वो 1857 में भड़की थी। ये अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला बड़ा ऑर्गेनाइज्ड विद्रोह था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 1857 के बाद लड़ाई का तरीका बदला। अब ये सिर्फ गुस्सा या विद्रोह नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे संगठन बने और लड़ाई एक पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल गई। अब एक ही लक्ष्य था, एक ही मकसद, भारत की पूरी आज़ादी। और फिर महात्मा गांधी भारत आए। उनके आने के बाद ये लड़ाई सिर्फ कुछ लोगों की नहीं रही, ये पूरे देश की लड़ाई बन गई, एक जन आंदोलन। उन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया, मतलब बिना हथियार उठाए लड़ना। और इस रास्ते ने करोड़ों आम लोगों को इस लड़ाई से जोड़ दिया। ये एक ऐसी ताकत थी जो तोपों और बंदूकों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और आखिरकार वो दिन आया, 1947। सैकड़ों सालों की लंबी लड़ाई खत्म हुई। भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन इस खुशी के साथ साथ हमें बंटवारे का एक बहुत गहरा जख्म भी मिला। तो इस लंबे, बहुत ही उतार चढ़ाव वाले सफर के बाद आज हम यहाँ खड़े हैं। एक ऐसा देश जिसका जन्म हुआ, जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी संस्कृति, नए विचारों और अनगिनत संघर्षों में फैली हुई हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये महान विरासत, ये पूरा इतिहास आज हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना है।